हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम बिहार और उत्तराखंड को मिली अपनी पहली रामसर साइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि बिहार और उत्तराखंड की कौन सी साइट को रामसर साइट में शामिल किया गया है, और इन दो नई साइटों के शामिल होने के बाद भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 39 हो गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इन दो नई साइट से पहले 37 साइट्स पहले ही रामसर साइट में शामिल हो चुकी हैं, और इन दो को मिला दिया जाए तो टोटल संख्या 39 हो जाती है। और इन साइटों में आप देख सकते हैं कि कोई भी साइट ना तो बिहार से है और ना ही उत्तराखंड से। पॉज करके अच्छे से इन 37 साइट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले रामसर सम्मेलन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो रामसर जगह है वो ईरान का एक शहर है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 में विश्व के सभी देश आपस में मिले और रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए। फिर 1975 में ये प्रभाव में आई, मतलब पूरे विश्व में ये लागू हुई, जो भी देश इसके हस्ताक्षर करता थे। वर्तमान में 1971 देशों ने इस पे साइन किया हुआ है, और भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसी चीज़ को आप यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं। और 2 फरवरी 1971 के दिन, मतलब जिस तारीख को ये कन्वेंशन साइन हुआ, उसी को उपलक्ष्य में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस संधि के द्वारा वैसी आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाता है जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप इससे जुड़े हुए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड और आर्द्रभूमियों पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में रामसर कन्वेंशन के नाम से एक वीडियो डला हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि जो संरक्षण के प्रयास हैं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, तो उनकी भी चर्चा की गई है। साथ ही इसमें वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में भी बताया गया है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ये आपकी रामसर कन्वेंशन के बारे में जो जानकारी है उसको और ज़्यादा विस्तार देगी। और हमने इसके साथ साथ कई इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। अगर आप उनके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न 2014 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। तो आइए इसके पहले ऑप्शन को देखते हैं। ये ऑप्शन, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया या हो रहा हो या होना संभावित हो। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का अभिप्राय यही है। ठीक है। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में तो हमारा जो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, वहाँ इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया गया है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन था, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो देखिए ये दूसरा वाला है, तो एक ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है। जो जनरल स्टेटमेंट होती है तो वो अधिकांशतः सही होती है, तो दूसरा तो सही ही होगा। जो पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको पता होगा कि जो ये संगठन है यह एक गैर सरकारी संगठन है। मतलब गैर सरकारी संगठन है तो फिर ये अंतर सरकारी संगठन नहीं हो सकता। ठीक है। अंतर सरकारी संगठन क्या होते हैं? वैसे संगठन जिसमें पार्टिसिपेट विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं, और गैर सरकारी संगठन वो होते हैं जिनमें विभिन्न देशों की एनजीओ या नागरिक समूह या निजी क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये कट जाता है। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाता है। इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं दोनों प्रश्नों को और सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हाल ही में कौन सी दो नई साइटों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है, और यह देहरादून जिला है वहाँ पे अवस्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4.44 वर्ग किलोमीटर है। और जो ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये आसन नदी पे बना हुआ है। वहीं देखें कवरतल या कवर झील के बारे में, तो ये बिहार की पहली रामसर साइट है जो कि बेगूसराय जिला के अंतर्गत आती है, और इसका क्षेत्रफल 67.5 वर्ग किलोमीटर है।
और यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब ऑक्सबो लेक है। आइए अब देखते हैं कि ये ऑक्सबो लेक बनती कैसे है। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले पोजीशन 1 में दिखाया गया है कि जब कोई रिवर इस शेप में फ्लो करती है तो आप देख सकते हैं जो सैंड है वो यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाती है, और जब यहाँ से ऐसे मुड़ती है तो यहाँ पे सैंड का डिपोजिशन हो जाता है। और तीसरी पोजीशन में दिखाया गया है कि जो ये वाला हिस्सा होता है वो नदी से बिल्कुल अलग हो जाता है और नदी सीधी दिशा में प्रवाहित होने लगती है, जिससे ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से ये कवर ताल या कवर झील का निर्माण हुआ है। आइए अब आसन कंजर्वेशन रिजर्व की लोकेशन को देख लेते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है। आइए अब इसको जूम करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देहरादून है और इसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये कंजर्वेशन एरिया आता है। आइए इसको और जूम करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आसन रिवर है और इस पे एक डैम बनाया गया है यहाँ पे, और इसी डैम के पीछे एक रिजर्वायर बना हुआ है। अभी इसी को हाल ही में रामसर साइट के अंतर्गत रखा गया है। और ये आसन रिवर है, ये आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ये देखिए यमुना नदी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये आसन नदी यहाँ से मिल जाती है यमुना में। और आप देख सकते हैं कि जो डैम होता है तो डैम से कैसे पानी का यूज़ किया जाता है। पानी की यूज़ के लिए यहाँ डैम पे नहरें निकाली जाती हैं, जिससे फिर ये आगे जाके खेतों में इससे सिंचाई की जाती है। इसी पे आसन बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है, जिस पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती हैं सर्दियों के समय में। और ये उत्तराखंड का, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहली रामसर साइट है। तो चलिए अब दूसरी हम रामसर साइट को देख लेते हैं, जो कि बिहार में है। ये कवर लेक है, जिसको कि मैंने मैप में मार्क करके रखा है। आइए इसको जूम करते हैं। ये बेगूसराय है और इसी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये कवर झील आती है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, जो कि एक गोखुर झील है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको कवर लेक बोला जा रहा है, कहीं कहीं पे इसको कवर टल बोला जा रहा है। आइए इसके बगल में जो लोकेशन है उनको भी देख लेते हैं। और इसके वेस्ट में बूढ़ी गंडक रिवर को आप देख सकते हैं, वहीं इसके ईस्ट में कोसी रिवर निकलती है, कोसी रिवर को देख सकते हैं। और इसके साउथ में ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है। और इसी गंगा नदी के बगल में बेगूसराय जिला आता है, जिसका कि ये लेक हिस्सा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए अब वेटलैंड के महत्व के बारे में जान लेते हैं। और अगर आप वेटलैंड के फॉर्मेशन या वेटलैंड के खतरे के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी जो वीडियो है रामसर साइट की उसको देख सकते हैं, वहाँ विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे मैं महत्व की बस चर्चा कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमें वेटलैंड के कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है वेटलैंड का कंजर्वेशन। तो उनके जवाबों को देखते हैं। जैसा कि इस पहली पिक्चर में दिखाया गया है कि जो वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी है वो खराब पानी को शुद्ध पानी में बदलती है, इसलिए नम भूमियों का होना हमारे जीवन में जरूरी है। और दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि जब समुद्री क्षेत्रों में तूफान आते हैं तो जो कोस्टल एरिया होता है, तो यहाँ पे जो वेटलैंड क्षेत्र होता है तो ये इन स्टॉर्म से कोस्टल क्षेत्र का प्रोटेक्शन करता है, उसका अच्छा करता है। तो इसलिए भी वेटलैंड की हमारे लिए आवश्यकता है। वहीं तीसरी पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो वेटलैंड होते हैं वो लगभग 30% लैंड बेस्ड कार्बन का स्टोरेज करते हैं। मतलब जितना भी भूमि पे जो कार्बन है उसका 30% जो वेटलैंड है या पीठ भूमियां हैं एब्जॉर्ब करती हैं। बाकी के जैसे पेड़ पौधे हैं वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और कुछ मात्रा में जो मृदा है वो भी एब्जॉर्ब करके रखती है। लेकिन लगभग 30% जो कि बहुत अधिक मात्रा है जिसको ये वेटलैंड एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अगर ये वेटलैंड इस 30% कार्बन को एब्जॉर्ब ना करें तो ये क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और एटमॉस्फेयर में आने से क्लाइमेट चेंज और तेजी से होगा। तो इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चौथी पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर वेटलैंड होते हैं तो इससे जो ह्यूमन लाइफ है उसको क्लीन वाटर मिलता है, हाँ, फ्रेश एयर मिलती है, जिससे कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो हेल्दी होती है। और पांचवी पिक्चर में दिख रहा है कि जब लैंड पे वर्षा होती है तो जो वर्षा का जो एक्सेस पानी है उसको ये वेटलैंड स्टोर करके रखते हैं, और वहीं जब सूखे की स्थिति होती है तो इन वेटलैंड से वो पानी का हम यूज कर पाते हैं। और यहाँ पे छठवीं पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो वेटलैंड होते हैं तो लगभग 1 मिलियन पीपल के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वो रोजगार के अवसर जैसे चावल की खेती की जाती है, और इन्हीं वेटलैंड में जूट की खेती की जाती है, और मत्स्य से संबंधित गतिविधियों को भी किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
और ये सातवीं पिक्चर कह रही है कि 40% जो स्पीसीज हैं वो वेटलैंड पर निर्भर करती हैं, मतलब उनकी जीविका वेटलैंड पर निर्भर करती हैं। अगर वेटलैंड स्वस्थ हैं तो जो 40% स्पीसीज हैं तो वो भी स्वस्थ रहेंगी, जिसके अंतर्गत फ्लोरा एंड फोना शामिल है। वहीं 8वें नंबर की जो पिक्चर है ये दर्शा रही है कि बहुत सारे जो ह्यूमन के खाना है या फूड है वो वेटलैंड से प्राप्त होता है। जैसे देख सकते हैं कि फिश है, राइस है और जो सी फूड्स हैं और भी अन्य जो चीज़ें हैं वो हमें वेटलैंड से मिलती हैं, इसलिए भी इनका हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। और ये 9वीं पिक्चर दिखाती है कि जो वेटलैंड है वो टूरिज्म के बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इन सारे महत्व से आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में वेटलैंड को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। और एक लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ तो आप समझेंगे कि हमारी जो अर्थ है तो वो वेटलैंड पे किस प्रकार से निर्भर करती है। अगर हम वेटलैंड का कंजर्व करते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो कैसे सेफ रहती है। तो आइए इस पिक्चर को देखते हैं। ये देखिए ये वेटलैंड के पेड़ पौधे, फिर देखिए यहाँ पे कैसे निर्भर है पूरी जो फूड चेन है, ये लास्ट में हमारी अर्थ। तो ये पिक्चर हमें दिखा रही है अगर हम इसको कंजर्व करते हैं कैसे हमारी जो अर्थ है वो सेफ रहती है। ये बहुत प्यारी पिक्चर। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो मैं आगे लाता रहूं तो आपको भी छोटा सा प्रयास करना होगा, और प्रयास के तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में हम इस चैनल पे ज्योग्राफी के और फिलॉसफी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।